देखिए, जहां पाकिस्तान समेत बहुत से मुस्लिम कंट्रीज जिनमें ईरान हो गया, तुर्की, कई अरब कंट्रीज, ये सभी इसराइल को एक कंट्री कंसीडर नहीं करते। लेकिन बहुत से पावरफुल कंट्रीज ऐसे भी हैं जो बैकएंड से इसराइल को पूरा सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे बात पॉलिटिकली हो, मिलिट्री की हो, यानी हर तरह से ये उनके साथ हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसराइल अकेला इतना पावरफुल है कि वो बिना किसी के सपोर्ट के वॉर्स लड़ता आ रहा है। पर कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उन कंट्रीज को इससे क्या फ़ायदा है? आखिर अकेला इसराइल खुद के दम पर कितना पावरफुल है, और ये इसराइल फ़लस्तीन के अंदर कैसे वजूद में आ गया? हालांकि 1947 से पहले ये सारा एरिया सिर्फ फ़लस्तीन था, इसराइल तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता था। आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान से कुछ 4000 किलोमीटर वेस्ट की तरफ अगर जाएं तो ये है इसराइल। इसके नॉर्थ में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन और साउथ वेस्ट में इजिप्ट का बॉर्डर है। इसराइल यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्रॉस रोड पर लोकेटेड है, जो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। लेकिन वहीं ये ऐसे कंट्री से भी घिरा हुआ है जो इसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, जैसे सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, फ़लस्तीन। पर इस पूरी सिचुएशन की असल रूट कोज क्या है? वैसे तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन आपको शॉर्ट में बताता चलूँ। 1896 में एक ज्यूइश जर्नलिस्ट थियोडोर हर्जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसका नाम था ज़ायोनिज़्म। इस मूवमेंट का मकसद ये था कि ज्यूइश का भी एक अलग से मुल्क होना चाहिए। 1904 और 1914 के दरमियान तकरीबन 40,000 यहूदी फ़लस्तीन के अलग अलग हिस्सों में आकर रहने लगे। अब फ़लस्तीन में ही ये ज्यूइश ज़्यादा क्यों आकर आबाद हो रहे थे? क्योंकि यहूदियों के मुताबिक फ़लस्तीन में जेरूसलम 10वीं सदी से इनकी ये होली सिटी है। इस वक्त तक यहाँ पर ना कोई इसराइल था, ना कोई गाजा स्ट्रिप थी और ना ही कोई वेस्ट बैंक था। ये सारा एरिया सिर्फ फ़लस्तीन था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स थे, इसके बाद कुछ 9% क्रिश्चियंस और सबसे कम जो थे वो ज्यूइश थे। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है, इस वॉर में ज्यूइश जो थे वो ब्रिटिश का साथ देते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ज्यूइश को एक तरह से लालच देते हैं कि अगर वो इस वॉर में हमारा साथ देंगे तो बदले में यहूदियों को भी एक अलग से कंट्री बनाकर दिया जाएगा। 1919 में जब वॉर खत्म होती है तो ब्रिटिश फ़लस्तीन पर राज करने लगते हैं, जिसे देखकर 40,000 और ज्यूइश फ़लस्तीन में रहने के लिए आ जाते हैं। फिर यूरोप में अडोल्फ हिटलर के पावर में आते ही ज्यूइश की लाइनें लग जाती हैं फ़लस्तीन में आने के लिए, क्योंकि यूरोप में रहना ज्यूइश के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। 1924 से 26 के दरमियान पोलैंड से 30,000 ज्यूइश फ़लस्तीन आए। 1933-36 तक 1.5 लाख से भी ज़्यादा यहूदी फ़लस्तीन में रहने के लिए आते हैं, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। वहीं फ़लस्तीनीज़ और अरब लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे। इस चीज़ को देखकर इनके मामले को यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के हवाले किया जाता है। यूएन वोटिंग करवाता है और इसराइल को फ़लस्तीन के अंदर हिस्सा दे दिया जाता है। ये तब का पार्टीशन प्लान आप देख सकते हैं। हालांकि आज तो ये टोटली चेंज है, जिसके बाद फिर अरब और इसराइल के दरमियान वॉर शुरू हो जाती है और ये सिलसिला आज तक भी जारी है। इसराइल के पावरफुल होने की सबसे बड़ी वजह उसका वॉर एक्सपीरियंस है। जब से ये वजूद में आया है, कई वॉर इसने लड़ी हैं। 1948 की अरब इजरायली वॉर, 1967 की द 6 डे वॉर, योम किपुर वॉर। इनसे हुआ क्या कि इसराइल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस बढ़ा, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स में इंप्रूवमेंट आई। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का डिफेंस बजट $23 बिलियन तक जा पहुंचा है। इनकी मिलिट्री में लगभग 1,70,000 एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स हैं, जो देखने में तो काफ़ी कम लगती है। कहाँ पाकिस्तान के 7 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। इसराइल की टोटल आबादी पाकिस्तान से लगभग 20 गुना कम है। वैसे तो इनका डिफेंस बजट पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन मिलिट्री पावर में इसराइल पाकिस्तान से कहीं पीछे है। पाकिस्तान और इजरायली मिलिट्री का कोई डायरेक्ट इनकाउंटर तो अभी तक नहीं हुआ। हाँ, 1973 में योम किपुर वॉर के दौरान जो अरब स्टेट्स और इसराइल के दरमियान लड़ी जा रही थी, इस वॉर में कई पाकिस्तानी पायलट्स ने पार्टिसिपेट किया। इनमें एक पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी ने अरब एयरफोर्स, खासकर सीरियन एयरफोर्स के साथ मिलकर कई इजरायली फाइटर जेट्स को मार गिराया था, जिसके बाद सीरियन गवर्नमेंट की तरफ से सत्तार अलवी को हाईएस्ट ऑनर से भी नवाजा गया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी सत्तारा जुर्रत से नवाजा। इसराइल में 18 साल से ज़्यादा एज वाले सिटीजन्स के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। मेल्स के लिए 23 मंथ्स की ट्रेनिंग, जबकि फीमेल्स के लिए 24 मंथ्स की है। लैंड पावर में इनके पास 2200 टैंक्स, आर्टिलरी, रॉकेट प्रोजेक्टर्स, फाइटिंग व्हीकल्स। एयर पावर में इनके पास 340 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें F-16, F-15 और सबसे एडवांस F-35 भी है, जो इन्होंने यूएस से लिया था। वैसे अमेरिका बहुत ही कम F-35 बाकी कंट्रीज़ को देता है। नेवल पावर में 5 सबमरीन्स और 50 पेट्रोल एंड कोस्टल कॉम्बैटेंट्स हैं। मेन टेक्नोलॉजी में इसराइल के पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, जो किसी भी तरह के मिसाइल को ऊपर हवा में ही डिटेक्ट करके ब्लास्ट कर सकता है।
इसके बारे में आपने सुना भी होगा और वीडियोस में देखा भी होगा। जब 7 अक्टूबर को हमास ने कई हजार रॉकेट्स इसराइल पर फायर किए, इन्हें उतना डैमेज नहीं पहुंचा इस आयरन डोम टेक्नोलॉजी की वजह से जितना पहुंचना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आयरन डोम हर बार अपना 100% दे। अभी रिसेंटली ईरान ने जब इसराइल पर अटैक किया तब ये आयरन डोम पूरी तरह से फेल रहा और कई रॉकेट्स जमीन पर आकर गिरे, जिससे इसराइल को काफी नुकसान हुआ। वैसे तो इसराइल अपने ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट्स खुद ही तैयार करता है। यही नहीं, 2018 से लेकर 2022 तक इसने 35 कंट्रीज को $4 बिलियन के वेपन बेचे, जो आज भी इनकी इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करते हैं। इनमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। इंडिया ने $1.5 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेज किए 2018 से 2022 के पीरियड में। इसके बाद फिर अजरबैजान, फिलीपींस, वियतनाम, यहाँ तक कि यूएस भी इसराइल के मेन एक्सपोर्टर्स में से एक है। और बात जब अमेरिका की आती है तो ये इसराइल के स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई में से एक है और इसी रिलेशनशिप की वजह से आज ये छोटा सा इसराइल इतना मजबूत है। यूएस इन्हें कई तरह की मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका हर साल 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स इसराइल को बिल्कुल फ्री में देता है, जिनमें फाइटर जेट्स, टैंक्स, एडवांस मिसाइल सिस्टम। और ये जो आयरन डोम है इसराइल ने खुद के दम पर नहीं बनाया, बल्कि यूएस का काफी बड़ा रोल है इस टेक्नोलॉजी के पीछे। देखिए, किसी भी कंट्री की पावर उसके दोस्त मुमालिक से भी नापी जाती है। इसराइल के करीब दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन जिनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे बड़े मुल्क शामिल हैं। इसी के साथ इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी एक मेजर रोल प्ले करती हैं खुफिया ऑपरेशंस करने में। असल में इसराइल की 3 मेजर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। एक मुसाद, जिसे आपने सुना होगा। मुसाद इसराइल के बाहर यानी इंटरनेशनल लेवल पर सीक्रेट ऑपरेशंस करती है। दूसरे नंबर पर है शिन बेट, जो कि इसराइल के अंदर डिफरेंट टास्क में इन्वॉल्व रहती है। और तीसरे नंबर पर है अमन, जो कि इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है और इसी में एक स्पेशल यूनिट है A200, जो साइबर वॉरफेयर, कोड डिक्रिप्शन, किसी भी डिवाइस को किसी भी वक्त ट्रैक करना, ये इसी यूनिट का काम है। और अभी रिसेंटली जो पेजर अटैक हुआ था लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, जिसमें कई लोग मारे गए, हजारों की तादाद में पेजेस ब्लास्ट हुए, जिसके बाद फिर वॉकी टॉकीज भी ब्लास्ट हुए, इन सब के पीछे इसराइल की इसी इंटेलिजेंस यूनिट A200 ने किया था। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बटन दबाया और ब्लास्ट होना शुरू हो गए, बल्कि इसकी प्लानिंग कई महीनों से चलती आ रही थी और एक स्पेशल किस्म के पेजेस तैयार किए गए, जिसमें पहले से ही बॉम्ब प्लांट किया गया था, क्योंकि इसराइल जानता था कि हिजबुल्लाह के जितने भी मेंबर्स हैं वो पेजेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मोबाइल फोन के ट्रैक होने के डर की वजह से। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। देखें, इसराइल अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज जैसे मुसाद और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से पावरफुल तो है, लेकिन उसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा दूसरी कंट्रीज, खासकर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के अलायंस से आता है, जो उसे पॉलिटिकल बैकिंग, फाइनेंशियल एड और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट, अमेरिका के बगैर इसराइल की स्ट्रेंथ काफी वीक मानी जाती है, स्पेशली जब बात रीजनल थ्रेट्स और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की हो।